जब किसी कैपेसिटर के टर्मिनल को वायर से कनेक्ट कर देंगे, दोनों टर्मिनल को, तो फिर वो कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लिखेंगे when both terminal of wire or both terminal of capacitor or resistance, when both terminal of capacitor or resistance, आगे चल के resistance में आएगा इसलिए यही लिखा दे, both terminal of capacitor and resistance are connected by conducting wire, then all capacitor between these two terminals are effectless. All capacitor between these two terminal are effectless. और ये दोनों डायग्राम बना देना है नीचे। इसके दो नियम है। पहला है, उसे बोलते KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसी का नाम है पॉइंट लॉ। इसी में आप इसे बोल देंगे जंक्शन लॉ। ये सब सेम नाम है। इसके हिसाब से किरचॉफ्स का ज्यादा काम जो है रेजिस्टेंस वाले ब्रांच में पड़ेगा, जहां जिस सर्किट में रेजिस्टेंस होगा वहां ज्यादा एप्लीकेबल होता है। लेकिन दोनों जगह कैपेसिटर वाले में भी रहते हैं और रेजिस्टेंस वाले में भी रहते हैं। तो जैसे मान लो यहां से चार्ज आया Q, तो यही दो हिस्सों में बटेगा। मतलब किसी भी जंक्शन के किसी भी पॉइंट पे आने वाला चार्ज इक्वल टू जाने वाला चार्ज। तो अगर आने वाला चार्ज मान लो एक पॉइंट पे Q1 और Q2 है और जाने वाला चार्ज Q3, Q4 और Q5 है, तो इसका मतलब होगा Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। मतलब सम ऑफ इनकमिंग चार्ज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग चार्ज। किसी भी पॉइंट पे टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज, ये पहला लॉ। इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स या अकॉर्डिंग टू KCL, according to KCL, at any point in any circuit, total incoming charge is always equal to total outgoing charge. Total incoming charge is always equal to total outgoing charge. It is based on the principle of conservation of charge. It is based on the principle of conservation of charge. लिखिए। अब देखो, चार्ज को डिफरेंशिएट करते तो करंट मिलता है। Q बाई टाइम को क्या बोलते हैं? करंट। जानते हैं ना आप?
करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, Q बाई टी टाइम से डिवाइड करेंगे चार्ज में तो क्या मिलेगा, करंट। तो अगर चार्ज आने वाला और जाने वाला बराबर है, इसका मतलब करंट भी आने वाला और जाने वाला, तो इसी को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है और करके, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल आउटगोइंग करंट। जैसे मान लो ये एग्जांपल मैंने दिया, यहाँ से 8 कूलम और 6 कूलम चार्ज आ रहा है, तो आने वाला चार्ज कितना है, जितना आने वाला होगा उतना ही जाने वाला होगा। आने वाला है 14, तो जाने वाला 2 प्लस 3 प्लस, इधर नहीं पता तो मान लेते Q, उस Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 कूलम। इसका मतलब 9 कूलम वहां से जा रहा है। अगर इसी को करंट के टर्म में पूछेगा, मान लो एक जगह से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 3 अलग अलग ब्रांच निकल रहे हैं, इधर जा रहा है 3 एम्पियर, इधर जा रहा है 4 एम्पियर, या मान लो 6 एम्पियर, तो इधर कितना करंट जा रहा है, तो 1 एम्पियर। टोटल आने वाला इक्वल टू टोटल जाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप का भी मतलब आपको ध्यान रहना पड़ेगा ये, लेकिन बेस्ड कॉन्सेप्ट कौन सी चीज़ को कंजर्वेशन पे बेस्ड है, चार्ज के कंजर्वेशन पे, ठीक है। अब नीचे ये सब बातें लिख डालिए आप। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कभी थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखो दूसरा, KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसी को कहते हैं लूप लॉ, या फिर नेट लॉ। इसके हिसाब से किसी भी सर्किट के किसी भी लूप में किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके घूम जाओ, सम ऑफ वोल्टेज 0 हो जाता है। मतलब यहां से ऐसे जाओगे, जितना वोल्टेज आ रहा है सबको लिखोगे तो वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगर इस लूप में घूमेंगे, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे घूम करके वापस अपनी जगह आएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये यहीं से स्टार्ट करके ये बड़े वाले लूप में घूमेंगे तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब किसी भी लूप में सम ऑफ वोल्टेज जो होता है वो सम ऑफ EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज, दोनों में से जो भी बोलिए, इन एनी लूप इज ऑलवेज 0। इसका मतलब इसका ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस जगह से आप लूप स्टार्ट कर रहे हैं आप कैसे भी घूम के वहीं आ रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट का जो वोल्टेज था वही फाइनल पॉइंट का वोल्टेज है, तो डिफरेंस ऑफ वोल्टेज क्या हुआ, 0। इसीलिए जो नेट वोल्टेज है वो क्या है, 0। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्या, किस चीज का कंजर्वेशन है, एनर्जी का कंजर्वेशन। इसका मतलब जहां से चले वहीं पर आप पहुंच जाइए चार्ज लेकर के, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। तो इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो सेकेंड लॉ है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लिखो इसके बारे में, according to KVL, sum of all EMF or voltage, sum of all EMF or voltage in any loop of any circuit, in any loop of any circuit is 0, is 0। नीचे लिख देना का डायग्राम बना देना। किसी भी लूप में कोई भी डायरेक्शन में घूमो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया, हटाओ। चलो अब मैं आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालने वाला सवाल है
वो उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि बेसिक जितने थ्योरी लगने वाले हैं पूरे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में वो मैंने बता दिया। अब एक एक करके उसी पे पहले एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं। CAB निकालने, सभी C। चलो ट्राई करो तो सभी बंदो। देखो सभी, जब कैपेसिटर का सीरीज पैरेलल निकालते हैं तो शुरुआत के सवालों में गलत होता है। सवाल छोटा हो या बड़ा हो, पर सभी लोगों से ऑलमोस्ट मिस्टेक होती है। तो इसलिए आप मतलब ऐसे डर की वजह से करोगे नहीं, ऐसा मत करना। जितना आपके नॉलेज में है उसके बेसिस पे आप सॉल्व करो, फिर मैं सभी सवाल सॉल्व करूंगा। मैं अपने तरफ से सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठना चाहिए पैटर्न, इसलिए पहले आप प्रयास कर लो फिर मैं करूँगा। देखो इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं O, ये भी हो जाएगा O। मतलब इसका मतलब सिंपल सर्किट A से O के बीच में 3 कैपेसिटर है। फिर O से B के बीच में भी 3 कैपेसिटर है। ये हो गया सिंपल सर्किट। तो 3 कैपेसिटर है तो ये हो गया 3C। A से O के बीच में सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3C, और O और B के बीच में सॉल्व करेंगे तो वो भी हो जाएगा 3C, पैरेलल में है तो।
अब ये दोनों सीरीज में, तो आंसर हो जाएगा 3C/2। कितने लोगों को ये बन गया? ठीक, जिनको नहीं बना वो बनाओ। अब इसमें देखो, क्या ये दोनों सीरीज है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा। क्या ये दोनों सीरीज है? इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा। इस सर्किट को फिर से बना लेते हैं। 4 3 8 6 10। ये 3, ये 6, ये 8। क्या ये दोनों सीरीज है? क्या हो जाएगा उसका? फिर से बनाते हैं सर्किट को। 4 8 और इसका सॉल्व करके 2 10। फिर ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो गया? 10। तो 4 10 10 ऐसा हो गया। अब ये दोनों सीरीज, तो 5 हो गया। 4 5 सीरीज, 4 × 5 20/4 + 5 9, 20/9। देख लो सभी जिनका नहीं बना हो। यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा, इधर से इधर पहुँचा, इधर से इधर। इसमें देखो, ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस वाला है ना, बस शेप बदल गया, C/C C/C। जब व्हीटस्टोन ब्रिज में चारों कैपेसिटर सेम हो तो आंसर 1 के बराबर होता है। क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो ऐसा सॉल्व करेंगे, A से ऊपर में C, नीचे में भी C, और फिर इधर भी C और नीचे में भी C, और ये बीच में वायर लगा देंगे, तो ये 2C और 2C हो जाएगा। 2C सीरीज में, तो आंसर क्या हो जाएगा? C। तो ये ध्यान रखना है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो तो आंसर 1 के बराबर। ये बीच वाला कैपेसिटर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर C रहे, 2C रहे, 5C रहे, उससे कोई रोल नहीं है अगर बैलेंस है तो। अगर चारों सेम है, बैलेंस है, तो चारों सेम है तो 1 के बराबर। ठीक है, लिख ले जिनको लिखना है। चलो इसका आंसर बताओ तो। C/2 C/2 की C/3? देखो इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वायर से कनेक्ट है, तो ये शॉर्ट हो गया ना, शॉर्ट सर्किट। तो इस टर्मिनल और ये टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर से, तो इसके बीच में रहने वाला ये वाला कैपेसिटर भी यूजलेस, ये वाला भी, ये वाला भी, मतलब जो चार्ज यहाँ से निकलेगा वो ऐसे चला जाएगा, कैपेसिटर में जाएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये 2 ही कैपेसिटर है। आंसर C/2। जम गया। अब इसमें देखते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट वायर से कनेक्टेड है ना, तो ये वाला भी शॉर्ट हो गया। ये पॉइंट और ये पॉइंट भी वायर से कनेक्टेड है, तो ये वाला भी शॉर्ट हो गया, यूजलेस। इसका मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो ये ऊपर वाला तो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, वो भी बैलेंस वाला, तो इसका मतलब ये वाला A और ये वाला B, AB के बीच में एक कैपेसिटर है, और ऊपर वाले को सॉल्व करके एक आएगा C। आंसर हो गया 2C, पैरेलल है तो।
मैं ही बनाता हूँ, टाइम नहीं है। देखो ध्यान से, इस वाले में चार्ज जब ए से निकलेगा, ए और बी के बीच निकलना मतलब ए से चार्ज निकला, इस जगह दो रास्ते में बटेंगे। देखो ध्यान से, ये वाला बैलेंस विथ टेस्टन ब्रिज है ना, तो इसका आंसर कितना हो गया? और फिर चार्ज यहाँ बी पे जाएगा, तो अगर ए और बी के बीच में चार्ज लगाए तो ये वाला ब्रांच कहीं से कनेक्टेड है क्या? ये वाला कहीं से कनेक्टेड है क्या? तो जो वायर कहीं से कनेक्टेड नहीं होता उसमें चार्ज नहीं होता, मतलब उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। इसका मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये ट्यूबलाइट लगी हुई ना, तो इस ट्यूबलाइट में जो वायर है मैं उसे कट कर दिया, ठीक है, तो उसमें कोई करंट नहीं रहेगी। कब करंट आती है? जब उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, तो इसलिए मतलब टूटे हुए वायर में करंट होता नहीं है। जब अपन पकड़ते हैं तो अपन अर्थ से कनेक्टेड है, तो उसकी सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और सर्किट जैसे ही कंप्लीट हो जाती है तो फिर करंट फ्लो होता है, और इतनी फास्ट होता है कि हमको तुरंत झटके लगते हैं पकड़ने के बाद, लेकिन हमारे पकड़ने से पहले उसमें कोई करंट नहीं रहता है, ठीक है, टूटे हुए वायर। क्योंकि आप ये सोचो कि चार्ज के अंदर रहता है, जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा। इधर कहाँ जाएगा बताओ? नहीं है ना कनेक्टेड, तो जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए इसमें चार्ज आएगा ही नहीं। और जिस कैपेसिटर में चार्ज नहीं जाता वो हमारे लिए यूजलेस, ठीक है, काम का नहीं। तो ये वाला हमारे लिए काम का नहीं, ये बस हमको डराने के लिए था, और ये भी हमको डराने के लिए था, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा सर्किट हुआ, एक 10, बीच वाले को सॉल्व किए तो आप कितना आया 4, और फिर आखिरी में 10, ठीक है। तो ये 10 10 का 5, फिर सी भी हो जाएगा 5 × 4/5 + 4 20/9। बीच वाला हुई टेस्टन ब्रिज है, ये सबको समझ गया ना? 4/4 = 4/4। ऐसा देखो, इधर का नाम ए है, यही वायर यहाँ है, इसका भी नाम है, इसका नाम बी, और यही वायर यहाँ है, इसका भी नाम। तो ए बी के बीच में ये है, ये भी ए बी के बीच में, और ये भी, तो ये पैरेलल कनेक्शन है, दिखने में भले ही नहीं लग रहा। ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर है, आंसर कितना हो गया? 3C। आप हमेशा ध्यान रखना, अल्टरनेट कनेक्शन अगर रहेगा तो पैरेलल कहलाता है। देखो अल्टरनेट है कि नहीं, पहला टर्मिनल पहले कैपेसिटर के बाद नहीं कनेक्ट है, दूसरे के बाद है, ठीक है, फिर ये पहले के बाद जो है वो फिर तीसरे के बाद है। फिर ऐसा अल्टरनेट कनेक्शन रहेगा तो उसे बोलेंगे ए बी, ऐसा रहेगा तो उसे बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। जैसे इसमें भी है, देखो ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये बी तो ये भी बी, ये भी बी। ये कैपेसिटर किसके किसके बीच में? ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, पैरेलल कनेक्शन। आंसर कितना होगा बताओ? 5C। लिख लेना, इफ कैपेसिटर आर अल्टरनेटली कनेक्टेड then it is parallel, ऐसा लिख लेना पॉइंट। if capacitor are alternately connected then it is parallel connection। एक के बाद एक ऐसा कनेक्टेड रहेगा, एक छोड़ के दूसरे में कनेक्टेड, फिर दूसरा तीसरा छोड़ के चौथे में कनेक्टेड रहेगा, ऐसा अल्टरनेट कनेक्शन। देन पैरेलल कनेक्शन। अब ये बताओ, ये भी टेस्टन ब्रिज है शुरुआत में, पूरा नहीं है, ये वाला भी टेस्टन ब्रिज है कि नहीं बताओ? C/C, ये बीच वाला ब्रांच में करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से पूरा सॉल्व करके C हुआ, और एक और C है बी तक पहुंचने में। आंसर कितना हो गया? C/2। ओके, देखो अब इसमें ये वाला यूजलेस हो गया क्या? शॉर्ट सर्किट हुआ कि नहीं बताओ? कैसे पता चल रहा है?
ये सेम वायर से कनेक्टेड है ना, इसके बीच में जितनी कैपेसिटर है वो सब के सब क्या आ जाएगा, ये भी कनेक्टेड है तो ये यूजलेस हो गया, और ये दोनों कैपेसिटर भी इस दोनों पॉइंट के बीच में जिसको वायर से कनेक्ट है, मतलब ये बाईपास हो गया यहाँ पर। तो इसका मतलब सिर्फ ये बचा और ये बचा, तो आंसर क्या हो गया C/4, क्योंकि ये C और C चार कैपेसिटर सीरीज में। इसका आंसर बताओ, 2C/5। देखो ये एक C है, ये वाला पैरेलल हो गया जिसके हिसाब से अभी बता रहा था मैं, अल्टरनेट कनेक्शन है। देखो इस पॉइंट का नाम O देता हूँ तो इसका भी नाम हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम P देता हूँ तो इसका भी नाम, तो ये OP, ये भी OP, ये भी OP, पैरेलल हो गया ना, तो उसका हो गया 3C, और ये वाला C बचा, तो ये तीनों पैरेलल सीरीज में। अब इसे सॉल्व करिए। तो 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। इसे 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 करेंगे, यहाँ भी 3, 3 + 1 4 + 3 7/3C, आंसर हो गया 3C/7। ठीक है, सीरीज पैरेलल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 3 4 क्लास अभी यही चलेगा कि एटलीस्ट ये अच्छे से हो जाए तभी आप सर्किट सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो मैं बोलूँगा इस कैपेसिटर में कितना एनर्जी है